अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 29 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। जावियार और यारम की गाड़ियां आगे पीछे रुकी थीं। सुल्तान मैंशन में जब वो दोनों गाड़ी से निकलते एक साथ अंदर बढ़े, जब टीवी लाउंज से उनकी बातों की आवाज आई तो यारम और जावियार ने भी उसी तरफ कदम बढ़ा लिए, जहां हानम सर पर दुपट्टा लिए अर्शिया के साथ सोफे पर बैठी खिलखिला रही थी और दूसरी तरफ सना बेगम इन दोनों को निसार होती निगाहों से देख रही थी। अरे यारम बेटा, आज तुम जल्दी आ गए। सना बेगम की नजर यारम पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर बोली, तो अर्शिया और हानम ने भी पलटकर देखा। यारम की नजर अर्शिया पर पड़ी थी, जिसका दुपट्टा दूसरे सोफे पर पड़ा अपनी नाकदरी पर रो रहा था और वो खुद हानम के साथ दूसरे सोफे पर बैठी थी। यारम को देख वो उसे चिढ़ाने के लिए मुस्कुराई थी। जब यारम ने दांत भींचकर उसे देखा, इतने में जावियार भी अंदर आया। अरे जावियार बेटा, आप भी आए हैं? सना बेगम ने कुछ हैरानी से कहा, जिस पर वो मुस्कुराया, जबकि यारम ने उसकी मुस्कुराहट देख दोबारा उसे मशकूक नजरों से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जिस पर वो थोड़ा गड़बड़ाया। जी यानी वो मैंने सोचा आपका हालचाल लेता चलूं और अर्शिया भाभी को भी हाय कह दूं। जावियार ने बामुश्किल मुस्कुराते अपनी वजह बताई, जबकि हानम भी होंकों की तरह उसे देख रही थी। अर्शिया लफ्ज भाभी पर खुशी से मुस्कुराई। हाय, अर्शिया ने फौरन हाथ हवा में झुलाते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराकर सर अस्बात में हिला गया। सना बेगम ने जावियार को मुस्कुराकर देखा और फिर एक नजर हानम पर डाली, जो खुद हड़बड़ाई हुई थी। हाँ बेटा आओ, तुम्हारा ही घर है, सना बेगम ने मुस्कुराहट दबाते उसे कहा, जबकि इस सब में यारम सिर्फ अर्शिया को घूर रहा था कि वो अपना दुपट्टा उठाए और पहने, लेकिन वो उसे ऐसे नजरअंदाज कर रही थी जैसे वो है ही नहीं। हानी, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। अर्शिया, कमरे में आओ। यारम सर्द लहजे में बोलता पलट गया था, जबकि सब उसका सर्द अंदाज महसूस कर गए थे, सवाए अर्शिया के, क्योंकि वो तो हमेशा ही उससे ऐसे बात करता था। हानम ने पलटकर देखा, जहां अर्शिया बेतरतीब सी बैठी थी और उसका दुपट्टा पीछे आधा सोफे और आधा जमीन पर पड़ा था। अर्शिया उठकर ऐसे ही जाने लगी तो हानम उसका दुपट्टा उठाकर उसके सीने पर सही से फैला गई, जबकि अर्शिया नासमझी से मुंह बनाती उसकी हरकत देखने लगी। हानम ने उसे आंखों से इशारा किया कि वो पहने रहे इसे, तो अर्शिया खामोशी से पलट गई। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हानम ने उसे पूरा घर दिखाया था और यारम का रूम भी, जो बाहर से बंद था, क्योंकि किसी को भी ऐसे अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, इसलिए फिलहाल वो उसे बाहर से ही दिखा गई थी। अर्शिया इसी तरह बढ़ी जहां यारम रूम में गायब हुआ था और अब दरवाजा बंद था। अर्शिया ने नाव घुमाते दरवाजा खोला तो वो खुलता चला गया। अंदर कदम रखा तो इतना बड़ा आलीशान कमरा देख उसकी आंखें बड़ी हुई। वो कमरा जरूरत से ज्यादा बड़ा था। महल के अंदर अलग महल बना था, जिसके बिल्कुल बीच में बहुत वसीओ हसीन फानूस लगा था, जिसे देख अर्शिया ने स्पाइशी नजरों में अबरू उठाई। पूरे कमरे में सफेद रंग हुआ था। आला फर्नीचर, जिसकी साइड टेबल्स पर फ्रेश सफेद गुलाब रखे थे और एक वॉल पर बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ बुक शेल्फ। अर्शिया ने कदम अंदर रखते दरवाजा बंद किया और आसपास देखा, जहां यारम नहीं था। यकीनन वो वॉशरूम में था, क्योंकि अंदर से शावर की आवाज आ रही थी। अर्शिया एक वॉल की तरफ बढ़ी, जहां व्हाइट कलर के शेफून के पर्दों के पीछे नजर आता एक ग्लास डोर नजर आ रहा था। अर्शिया ने एक हाथ से पर्दे एक तरफ करते इस दरवाजे को खोला तो एक हवा का झोंका अंदर आया। उसने आंखें मूंदते इस हवा को महसूस किया था। यारम की जिंदगी में दाखिल होते उसे ऐसा लगा था जैसे आसपास सिर्फ मोहब्बत के रंग हो, सिर्फ सुकून हो। हाँ, यारम सुल्तान उसका सुकून ही तो बन गया था। सामने बड़ा सा स्विमिंग पूल देखकर अर्शिया ने मुस्कुराकर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहे थे, जब यारम ने उसकी कमर में हाथ डालते खींचा था। वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखती, आंखें मिचती खिंची चली गई थी और उसके भीगे सीने से टकराई थी। यारम ने माथे पर बल डालते सर झुकाए उसे देखा था।
जो बिना किसी हील के उसके कंधे से बस जरा सा नीचे तक आ रही थी। उसकी सांसों का रक्स यारम ने अपने बरहना सीने पर महसूस किया था। उसका दिल रुक कर धड़का था उसकी सांसों को महसूस करके, जबकि माथे की लकीरें खुद ही सीधी होने लगी थीं। अर्शिया ने उसके सीने से अपनी जबीं को जरा दूर करते सर उठाकर उसके गले की उभरी हुई हड्डी को देखा था, जो उसका पहला इश्क थी। नजरें जरा और ऊपर उठाई तो उसकी घनी दाढ़ी देखते वो बेअख्तियार मुस्कुराई। वो अपने हाथों को उसके सीने पर रखते, सरसराते हुए ऊपर ले जाते, उसके कंधों से गुजारते बाहों का हार डाल गई थी और यारम देखता रह गया था। अर्शिया ने अपनी सुनहरी आंखें उसकी नीली आंखों में गाड़ी थी और खूबसूरत सा मुस्कुराई थी। यारम ने उसके खूबसूरत नैन कटोरों को और फिर उसके मुस्कुराते होंठों को देखा था, जो अभी भी हर मसनूई रंग से पाक थी। यारम सुल्तान अर्शिया राना की आंखों में देखने की गलती कर गया था। अब वापसी तो नामुमकिन थी। वो लड़की तो इश्क की एक नई दास्तान रकम करने चली थी, जहां मोहब्बत की जंजीरें थी। वो उसे कैद करने के इरादे बांध बैठी थी, और यारम सुल्तान उसे क्या बताता कि इस इश्क मोहब्बत के धोखा उसने बहुत गहराई से खाए हैं कि अब एतबार की कड़ी मिलने से नहीं मिलेगी। उसके हरकत पर यारम ने नजरें अपने कंधों पर धरे उसके हाथों पर डाली और फिर पलटकर उसकी आंखों पर जो टिकटिकी बांधे मुस्कुराकर उसी को देख रही थी। यारम ने झटके में उसके दोनों हाथ ले जाते पीछे बांधे थे कि वो आंखें मीच कर सिसकी थी। अपने हाथों को काबू में रखा करो, तोड़कर फेंक दूंगा वरना। यारम ने लफ्जों को चबा चबा कर कहा था कि अर्शिया की तकलीफ से आंखों में नमी सी छलकी। पहल आपने की थी, भूले मत, अर्शिया ने खूनख्वार नजरों से उसे देखते हुए कहा, तो यारम ने झटका देते उसे छोड़ा कि वो ग्लास वॉल से जा लगी। ये दुपट्टा आइंदा मुझे तुम्हारे जिस्म के अलावा और कहीं पड़ा नजर नहीं आना चाहिए। यारम सुल्तान का नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। अगर अब मेरे नाम पे हर्फ भी आया ना, तो अभी तो तुम फिर भी जिंदा खड़ी हो, अगली बार कब्र में होगी। यारम ने संजीदा लहजे में उसे वार्न किया तो वो दीवार से चिपकी उसकी खौफजदा धमकी महसूस करती फिलहाल खामोश रही। यारम अपनी कहकर जरा दूर हुआ तो अर्शिया ने सांस बहाल किया। वाइल्ड मैन, कभी मार धाड़ से हटकर कुछ अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करें। हर वक्त कब्र में उतार दूंगा, जान से मार दूंगा। बंदा प्यार से, इज्जत से, तमीज से भी तो बात कर सकता है ना। आपकी धमकियों का तो कोई असर नहीं होगा। सुन ले मुझसे, मैं धमकियों से डरकर दबने वालों में से नहीं हूं। अर्शिया ने मुस्कुराहट दबाते हुए यारम की पुश्त को गहरी नजरों से देखते हुए कहा था। उसके फूले मसल्स और चौड़ी पुश्त को देखते अर्शिया के दिल में इन मसल्स को छूने की तमन्ना जागी थी, जबकि उसकी बात यारम को फिर पलटने पर मजबूर कर गई थी। जितना समझा रहा हूं सिर्फ इतना ही समझो। वैसे भी तुम जैसी लड़की के साथ मुझे कौन सा सारी जिंदगी गुजारनी है। सिर्फ कुछ वक्त की बात है और तुम अपनी जगह पर होंगी जहां तुम्हें होना चाहिए। यारम ने सर्द लहजे में कहा तो अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी। तो क्या वो उसे छोड़ने के इरादे बांधे बैठा था? अभी तो उसके ख्वाब की ताबीर हुई थी और वो उसे तोड़ने के ख्वाब देख रहा था। अर्शिया लम्हे में होश में आते गुस्से से उसके करीब हुई थी और उसके सीने पर हाथ रखते उसे धक्का दिया था, जिससे वो हिला तो नहीं लेकिन उसकी जुर्रत पर हैरान जरूर रह गया था। जान ले लूंगी आपकी अगर मुझसे दूर जाने की बात की तो। वो गुर्राई थी कि उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। क्या यारम सुल्तान के लफ्ज इतनी शिद्दत रखते थे कि अर्शिया की सांसों को भी दरहम बरहम कर गए थे। यारम ने हैरानी से उसका बरहम होना महसूस किया था। मेरी मोहब्बत आपको कोई मजाक, कोई खेल, कोई तमाशा लग रही है? यारम सुल्तान, आपके मामले में मैं इंतहा की जुनूनियत रखती हूँ। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन इस नाम से अलग होना नामुमकिन है। अब वो यारम से एक कदम के फासले पर रुकी, गुस्से में खुली सांसों समेत अपना फैसला सुना गई थी। वो यारम के करीब से गुजरती जाने लगी थी जब यारम ने उसका बाजू घसीटते उसे उसकी जगह पर वापस खड़ा किया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन लफ्जों से मुझ पर कोई फर्क पड़ेगा? ये नाम तुम्हारे नाम के साथ आर्जी है। इसे जितना जल्दी समझ जाओ इतना ही बेहतर है। जो तुमने मेरे साथ किया है वो नाकाबिले तलाफी है और मैं ऐसी लड़की को अपना नाम वक्ती तो दे सकता हूँ लेकिन सारी जिंदगी उसके नाम कर दूं नामुमकिन।
वो उसका बाजू झटक गया था कि अर्शिया दांत भींचती लड़खड़ाई। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर लोगों ने क्या क्या तोहमतें लगाई थी। इस सब के बाद तुम अभी इस चार दीवारी में मेरे साथ मौजूद हो। बाहर निकलोगी तो अंदाजा होगा कि लोग तुम्हें किस तरह मेरे साथ जोड़ रहे थे। यारम ने उसे हकीकत से रोशनास करवाना चाहा था। मुझे मंजूर है आपके नाम की तोहमत। मैं तो डंके की चोट पर कहती हूँ कि अर्शिया यारम सुल्तान पर मरती है। अर्शिया ने फिर उसका सीना पीट कर उर्रा कर कहा था कि यारम ने उसके वही हाथ थामकर उसकी पुश्त को पीछे ले जाते दीवार से लगाया था और अपनी नीली सुमंदर सी आंखें उसकी सुनहरी आंखों में गाड़ी थी, जबकि उसके लफ्ज यारम के बंजर दिल पर ना जाने क्यों गुलाब खिला गए थे। अर्शिया का सांस फूला था, आंखें बंद थीं, जबकि यारम ने इतने करीब से उसका खूबसूरत चेहरा देखा था। उसकी गहरी सांसें महसूस की थीं। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत बहुत मोहब्बत, इतनी कि मैं सोचना भी नहीं चाहती कि मैं कभी मर कर भी आपसे जुदा होंगी। अगर तो ये मेरा ख्वाब है तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये टूटे, और अगर ये हकीकत है तो अपने इरादों को बदल दें यारम। ये दीवानी मर कर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अर्शिया ने आंखों को बंद रखते बेरब्त सांसों में कहते अपनी उंगलियां यारम के दोनों हाथों की उंगलियों में उलझाई थी कि वो मजबूत आसाब का मर्द भी खुद को उसके तिलस्म में जकड़ने से रोक ना पाया था। इसलिए अभी भी वक्त है, इस बात को मान लें। आपके लिए मुझे ही चुना गया था, देर या बदेर, लेकिन मुझे ही आपकी जिंदगी में आना था यारम सुल्तान। वो उसके हाथों से नरमी से हाथ छुड़ाती उसके बालों में ले जाकर सहलाते हुए उसके माथे से अपना माथा जोड़ गई थी, लेकिन आंखें अभी भी नहीं खोली थी कि अगर वो यारम के तासरात अभी देख लेती तो यकीनन आने वाली अपनी खुशकिस्मती पर तो यकीन हो ही जाता। कहीं देंगे ना इस दीवानी को एक मौका। अर्शिया ने अपनी मुंदी आंखें खोलते उसकी आंखों में देखा था और एक मौके की ख्वाहिश की थी, जबकि वो तो सांस रोके उसके हिलते होंठों को देख रहा था। हर बार नजर भटक कर इस मुकाम पर ही क्यों अटक जाती थी यारम सुल्तान की। यारम ने अपनी आंखें उसकी हरारत में डूबी आंखों में डाली थी और गहरी सांस भरते लम्हे में इस आफत से दूर हुआ था। यारम ने इधर उधर देखते चेहरे पर हाथ फेरते इस तिलस्म को तोड़ा था और आंखें मीच कर खोलते उसे देखा था, जो उसे ही शिकवा बिना निगाहों से देखती गहरी सांसें भर रही थी। यारम उससे नजरें चुराता अपने कपड़े लेते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले, अर्शिया यारम सुल्तान के शहर से निकलना क्या वाकई इतना आसान था? ये भूल थी यारम सुल्तान की। हानम बेटा जाओ, सलमा से कहकर जरा अच्छी सी चाय बनवाओ साहबियार के लिए। सना बेगम ने हानम का घबराया हुआ सरापा देखते हुए उससे कहा तो वो पेशानी पर एक बल डालती सना बेगम को देखने लगी। नहीं आनी, ये तो वो काली और कड़वी कॉफी पीते हैं। हानम उनकी बात का नासमझी से जवाब देती आखिर में हड़बड़ाती अपना जुमला मुकम्मल कर गई तो सना बेगम होंठों को दबाए मुस्कुराई, जबकि जावियार ने उसे एक अबरू उठाते देखा कि क्या वाकई ऑफिस वाला अंजाम भूल गई थी जो फिर उसकी कॉफी की इंसल्ट कर रही थी। मेरा मतलब है सर ब्लैक कॉफी पीते हैं। हानम ने फौरन बात की दुरुस्तगी की और उठ खड़ी हुई। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, जावियार ब्लैक कॉफी पीता है। ये देखना चाह रही थी कि तुम्हें पता है या नहीं, आनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो जावियार और हानम ने नासमझी से इन्हें देखा। तो क्या मतलब? हानम घबराई थी उनकी बात पर। कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ कॉफी ले आओ, आनी ने मुस्कुराकर कहा तो वो एक नजर जावियार को देखती फौरन पलट गई, जबकि जावियार उसकी हड़बड़ाहट पर मुस्कुराया था। दिल किया था उठकर उसके पीछे जाए, लेकिन आनी के सामने ये कहाँ मुमकिन था। वो आनी को देखते बामुश्किल मुस्कुराया तो वो भी उसे देखते मैंने खेसा मुस्कुराई। कल ही वजाहत भाई और दादों को लेकर यहाँ आ जाओ बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं करना चाहती, सना बेगम ने मुस्कुराते कहा तो जावियार ने नासमझी से इन्हें देखा और सामने से पानी का गिलास उठाया। समझदार को इशारा काफी होता है, सना बेगम ने उसकी नासमझे अंदाज देख कर कहा तो वो बौखलाया। वो क्या कहना चाह रही थी वो समझने के बावजूद भी समझ ना सका और गिलास मुंह से लगा लिया। हानम बेटी को मैं अब उसके घर का करना चाहती हूँ। मेरी नजर में एक रिश्ता है वैसे, लेकिन अगर कोई उसे दिल से चाहता है तो वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, इससे पहले बात हाथ से निकले। वो मैंने खेज लहजा में बोली तो उनकी इस कदर साफ बात पर जावियार को अच्छू लगा था। पानी हलक में अटका था और वो बुरी तरह खांसने लगा था।
जबकि सना बेगम परेशानी से उठकर उसके पास आई थी और उसकी कमर को सहलाया था। तुम ठीक हो बेटा? उन्होंने परेशानी से पूछा तो वो सर अस्पात में हिला गया। जी आनी, मैं ठीक हूँ। वो नॉर्मल होते सर उठाकर बोला तो वो उसका कान पकड़कर खींच गई। मैं सब संभाल लूंगी, तुम जाओ और भाभी और वजाहत भाई को यहाँ लेकर आओ। सना बेगम ने कान मरोड़ते हंसते हुए कहा तो वो अपने कान पर हाथ रखते हंसने लगा। यार आनी, कान बिगाड़ देंगी मेरा, वो तो शादी से मना न कर दे। जावियार ने मुस्कुराते हुए लब दांतों तले दबाते कहा तो वो उसका कान आजाद कर गई। जब हानम भी कॉफी का मग लिए कमरे में आई और सना बेगम को खड़ा देख और उसका लाल कान देख ना समझी से इन दोनों को देखने लगी और कप उसके सामने टेबल पर रख गई, जो उसके करीब आने पर मसनूई सा खांसा। हानम घबराते हुए पीछे हुई और माथे पर बल डाले गुस्से से उसकी हरकत पर उसे देखने लगी और सना बेगम के पास जाकर बैठी। वैसे बेटा, मैंने सोच लिया है, अब हानम को जल्द से जल्द उसके घर का कर दूंगी। सना बेगम ने आंखों के इशारे से जावियार को कुछ समझाया और कहा तो हानम हैरानी से सना बेगम को देखने लगी। लेकिन आनी, मेरी शादी? हानम ने नासमझी से कहा, अल्फाज भी बेरब्त निकले मुंह से। हाँ तो बेटा, तो क्या आप शादी नहीं करेंगी? सना बेगम ने कुछ सख्त से लहजे में कहा तो वो हड़बड़ाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था कि आप लोगों की मर्जी। हानम ने उदासी से कहा और एक नजर जावियार को देखा जो बिल्कुल संजीदा बैठा, ऐसे देख रहा था जैसे कोई बात ही ना हो रही हो। जी, मेरी नजर में एक बेहतरीन रिश्ता है आपके लिए। इंशाल्लाह मैं यारम से बात करूंगी, वो लोग आपको देखने आएंगे 1-2 दिन में। सना बेगम ने उसे तफसील बताते अपनी मुस्कुराहट छुपाई तो वो खामोशी से जावियार को देखने लगी, जो बिल्कुल संजीदगी से इन दोनों की बातें सुन रहा था। तो क्या जो उसने महसूस किया था वो गलत था? क्या उसके एहसासात ने उसे धोखा दिया था? सामने बैठा शख्स तो इस बात से बिल्कुल अनजान बैठा था। हानम की आंखों में आंसू आने लगे थे। वो जुबान से कोई लफ्ज अदा न कर सकी और सर अस्पात में हिलाती वहां से उठकर चली गई, वरना इन दोनों के सामने वो अपने आंसू रोक ना पाती। जबकि जावियार ने उसकी चमकती आंखें महसूस कर ली थीं, उसने एक नजर सना बेगम को देखा जो उसे आंखों से ही खामोश रहने का इशारा कर गई थी। वो खामोशी से उसे जाता हुआ देखने लगा। आनी, वो जावियार ने परेशानी से कुछ कहना चाहा तो सना बेगम ने उसे रोका। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं बस ये देखना चाहती थी आग दोनों तरफ लगी है या फिर तुम ही बेसब्रे हुए बैठे हो। सना बेगम ने हंसते हुए कहा तो जावियार उनकी बात को समझता बेअख्तियार मुस्कुराया। अब सब तुम्हारे ऊपर है, जल्द से जल्द लेकर आओ सबको, वरना मैंने सच में हानम के लिए। सना बेगम ने उसे वार्न करते हुए कहा तो वो उनकी बात काटकर फौरन बोला, कैसी बातें करेंगे आनी? जावियार ने हड़बड़ाकर कहा तो सना बेगम हंसने लगी। यारम? जावियार ने यारम का नाम लिया कि उसे अजीब लग रहा था वो कैसे हानम के लिए उससे बात करता। यारम की फिक्र ना करो बेटा, मैं उससे बात कर लूंगी, सना बेगम ने उसे तसल्ली देते कहा तो वो मुस्कुराया। थैंक यू आनी, यू आर द बेस्ट। जावियार खड़े होते उनके गले से लगाते बोला तो उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। चलो चलो, अब ज्यादा इंतजार ना करवाना मेरी बेटी को, उन्होंने मसनूई रोब से बोला तो जावियार ने मुस्कुराते सर अस्पात में हिलाया और खुदाफिज करते बाहर की तरफ बढ़ गया। वो तीनों अच्छी सी जगह से डिनर करते फिर आइसक्रीम खाते। एक खूबसूरत से पार्क में बैठे थे। आलियान वहां भागता फिर रहा था, जरमान उसके पीछे पीछे भाग रहा था, जबकि नूर एक बेंच पर बैठी मुस्कुराते इन्हीं को देख रही थी। वो शख्स 5 साल से उसके साथ था, उसके बच्चे को एक बाप की तरह प्यार करता था कि अभी तक आलियान के मुंह पर बाप का लफ्ज नहीं आया था। कभी नूर ने मान की आंखों में अपने लिए बदनीयती नहीं देखी थी। वो बिना किसी गर्ज के उसके साथ था, उसे इस वक्त सहारा दिया जब कोई नहीं था। अगर उस दिन वो ना होता तो आज शायद वो जिंदा भी ना होती, शायद उस दिन साथ उसे जला चुका होता। ना आज वो यहाँ होती ना उसका बच्चा होता, उसकी बहन का क्या होता, कुछ ना बचता। लेकिन फिर भी वो इंसान अपनी जुबान पर एक हर्फ एहसान का लेकर नहीं आया था। क्या ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी गर्ज के आपका सहारा बने? जरमान उसे अकेले बैठा देख मुस्कुराकर उसके पास आया, जबकि आलियान भी अब वहां बैठता कैंडी खाने में मसरूफ हो गया था। नूर ने भी उस पर से नजर हटाकर आसमान पर देखा जहां आज पूरा चांद निकला था।
क्या सोच रही थी सनशाइन? जरमान ने चांद की चमकती रोशनी में उसका चेहरा देखते पूछा, तो वो मुस्कुराती चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी। यही कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। नूर की बात पर वो मुस्कुराहट समेटता उसे देखने लगा, जबकि नूर अब फिर चेहरा सीधा करते चांद को देखने लगी। और फिर कई लम्हे इन दोनों के बीच खामोशी छाई रही। वो चांद को देखती रही और जरमान खान उसे, ये चांद कितना खूबसूरत है ना? नूर ने चांद को देखते सरगोशी नुमा लहजे में उससे कहा था कि उस चांद पर भी तो कितने दाग थे, लेकिन फिर भी ये दुनिया उसे खूबसूरत कहती थी और जीते जागते इंसानों को उनके रंग पर बदसूरत कहती थी। हाँ, ये चांद बहुत खूबसूरत है। जरमान ने खोए खोए लहजे में उसका चेहरा तकते कहा था कि वो बेअख्तियार गर्दन मोड़ती उसे देखने लगी, लेकिन जरमान ने नजरें न फेरी। वो हसरत से उसे देखने लगा था कि उसकी तड़प उसकी आंखों से जाहिर होने लगी थी। कितना बेबस था वो, सामने बैठी लड़की से इंतहा का इश्क करता था, लेकिन उसे बताने से भी डरता था। जरमान खान ने इस कदर खुद को बेबस कभी महसूस नहीं किया था। नूर ने गहराई से उसकी आंखों में देखा था। उसकी हल्की ब्राउन सी आंखें, चमकती रंगत पर तराशी हुई दाढ़ी, जेल से सेट हुए बाल, वो वाकई हसीन मर्दों में से एक था। नूर बेअख्तियार चेहरा मुड़ गई और इस तिल्स्म को तोड़ गई कि जरमान ने उसकी संगदिली पर सब्र का घूंट हलक से उतारा था। नूर के दिल की धड़कन आज अलग लय पर धड़की थी। उसने बेचैनी से सर झटका था। हमें चलना चाहिए ना, अब रात हो गई है, सुबह स्कूल भी जाएगा आलियान। नूर ने फिर चेहरा मोड़कर मुस्कुराकर कहा, तो वो खामोशी से उसे देखे गया। ना वो कभी उससे कह पाएगा और ना वो लड़की कभी समझेगी। जिंदगी में आगे बढ़ते वो इस मायूसी में कैद होता जा रहा था कि हाला नूर जरमान के लिए नहीं बनी। लेकिन ये तो किस्मत ही जानती थी और उनका रब कि उसने इस लड़की की किस्मत किसके साथ जोड़नी है। वो लोग खामोशी से मुड़ गए थे अपनी मंजिलों पर। उसने घर में कदम रखा था जहां असमन साहब और लीजा बेगम बैठे आपस में बातें कर रहे थे। लीजा बेगम की नजर श्याम पर पड़ी तो वो हैरानी से खड़ी हुई। खुशी की चमक उनके चेहरे पर सजी थी कि असमन साहब ने भी पलटकर दरवाजे की तरफ देखा जहां उनका बेटा खड़ा था, जो 6 साल बाद घर लौटा था। वो दोनों उठकर उसके करीब गए तो असमन साहब ने उसे गले से लगाया। वो भी एक तरफा मुस्कुराता उनके गले लगा। फिर लीजा बेगम ने उसके गाल को चूमा और उसे गले से लगाया तो वो भी इन्हें सीने से लगा गया। कैसी हैं मॉम? श्याम ने मुस्कुराकर पूछा तो वो अस्पात में सर हिला गई। मैं ठीक हूँ मेरा बेटा, तुम कैसे हो? लीजा बेगम उसके बाल संवारते हुए बोली तो वो सर अस्पात में हिलाता पलटकर उसे देखने लगा जो दरवाजे के पीछे छुपी उसी को देख रही थी। असफन और लीजा ने उसे ना देखा था। श्याम वापस पलटा और दरवाजे के करीब जाता उसका हाथ थामने लगा तो वो आंखों में आंसू लाती उससे जबरदस्ती अपना हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन श्याम की गिरफ्त मजबूत थी। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं वही हूं जिसने तुम्हें बचाया था उस गंदे आदमी से। मैं तो एंजल हूं ना, आओ मेरे साथ। श्याम ने आहिस्ता से प्यार से उसे डील करते समझाया तो वो गौर से उसे देखती, उसे याद करने लगी। जब जहन पर जोर देने से उसे याद आया कि हाँ, ये वही शख्स है। एंजल वो पहली मर्तबा उसके सामने बोली थी कि श्याम ने गहराई से उसके चेहरे को जांचा और सर अस्पात में हिलाया। एंजल, श्याम ने कहते उसे आहिस्ता से दरवाजे के पीछे से निकाला तो वो उसका हाथ दोनों हाथों से थामती उसके बाजू के पीछे छुप सी गई थी। असफन और लीजा हैरानी से उसे देख रहे थे जो हल्के नीले रंग के सूट में बिना दुपट्टे के बिखरे बालों में उनके बेटे से चिपकी खड़ी थी। लीजा बेगम ने घिन खाते उसके वजूद को देखा था, जबकि असफन साहब भी हैरानी से उसे देख रहे थे। ये कौन है बेटा? असफन साहब ने सवाल किया तो श्याम इन्हें नजरअंदाज करता रोहा को थामते अंदर लेकर आया जो डरी सहमी सी उसके बाजू से चिपकते हुए चल रही थी। डैड, मैं आपको बताऊंगा सब, फिलहाल मुझे इनके लिए एक रूम चाहिए, श्याम ने नरमी से कहा तो लीजा बेगम ने आंखें फाड़े उसे देखा। क्या कह रहे हो बेटा तुम? ये कौन है और कहां से उठाकर ले आए हो इसे? मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी, लीजा बेगम ने उसे कराहत खाते कहा तो श्याम ने माथे पर सलवटें पड़ी। मॉम, ये एक पेशेंट है, कुछ गुंडे इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनसे बचाकर ले आया हूँ। इनकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही, मुझे जब ठीक हो जाएंगी तो इनके ठिकाने पर छोड़ आऊंगा, श्याम ने उन्हें समझाते हुए कहा तो लीजा बेगम को गुस्सा आया।
श्याम बेटा, एक पागल लड़की को तुम हमारे घर में रखोगे? अगर इसने किसी पर कोई हमला कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए? पागल खाने छोड़ आते। उन्होंने जरा गुस्से में अपनी बात रखी तो श्याम ने माथे पर बल डाले। पागल नहीं है ये, और ये बात मुझसे बेहतर नहीं जान सकती आप। इनकी हालत देखे, क्या आपको लगता है ये किसी पर हमला करेंगी जो खुद इतनी डरी हुई हैं? श्याम ने इन्हें जवाब पेश किया तो वो गौर से उसे देखने लगी, जो आंखों में आंसू लिए इन्हीं को देख रही थी। जो भी है फिलहाल यहाँ रख लो, लेकिन जल्द से जल्द उसका बंदोबस्त करो। बस ज्यादा देर मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। लीजा बेगम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा और एक मेड को बुलाया। जाओ इसे स्टोर रूम के बराबर वाले रूम में ले जाओ, उन्होंने कहा तो मेड ने सर अस्पात में हिलाया। श्याम ने अपना बाजू छुड़वाना चाहा, जो वो सख्ती से थामते हुए मेड को आंखों में खौफ समोए देख रही थी। श्याम ने खामोशी से मेड को आगे चलने का इशारा किया और वो खुद रोहा को लिए उसके पीछे चला। पीछे लीजा बेगम ने हैरानी से अपने बेटे से चिपके हुए देखा उसे। यहाँ आते ही उसने लोगों की तीमारदारियां शुरू कर दी हैं। उसकी नरम दिली से तो मैं परेशान आ गई हूँ। क्या यहाँ पर भी अब ये सब होगा? लीजा बेगम ने परेशानी से असमन साहब को देखते हुए बोला, जो खुद हैरानी से श्याम की पुश्त को देख रहे थे। तुम परेशान नहीं हो, वो एक पेशेंट है, इसलिए वो इतनी केयर कर रहा है। असमन साहब ने इन्हें और अपने दिल को ये बात समझाई थी कि यही सच है, क्योंकि इसके अलावा और कोई हकीकत वो हरगिज कबूल नहीं करेंगे।